हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री का दूसरा अध्याय है जिसमें हम व्यापार से साम्राज्य तक और कैसे विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जो आखिरी मुग़ल बादशाह हुए हैं वो औरंगजेब थे और औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे हैं। उसके बाद वर्तमान भारत तक जो मुग़ल थे उन्होंने जो भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने ताकत दिखाना शुरू कर दिया था और अपनी जो उनकी अक्षेत्रीय रियासतें थी उनसे जो है एक आज़ादी कायम कर ली थी। बाद में जो है विभिन्न भागों में ताकतवर अक्षेत्र के रूप में रियासतें सामने आने लगी थी और दिल्ली अधिक दिनों तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रभावी केंद्रों में नहीं रह पाया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी, जो विदेशी व्यापारी थे वे भारत में आने लगे थे। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो है लेकर ये भारत में आए थे। यहाँ पे जो है एक जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी स्थापना इन्होंने की थी। बाद में जो है ये क्योंकि यहाँ पे जो है जो मुग़ल थे उनमें जो सूबेदार थे उनमें आपसी मतभेद इन्हें यहाँ पे देखने को मिला था और इसी मतभेद का इन्होंने फ़ायदा उठाया था और बाद में जो है ये यहाँ के इलाकों में भी दिलचस्पी लेने लगे थे और यहाँ की जो सत्ता थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल थे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल शासक हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद होना शुरू हो गया था। तो इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और जो है सत्ता में इन्होंने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, जो सबसे पहले जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से जो है इस कंपनी ने चार्टर एक्ट जो इजाज़तनामा जिसे कहा गया वो लिया था एलिजाबेथ से और बाद में कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। अगर हम बात करें चार्टर एक्ट या फिर इजाज़तनामा की, तो इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे कहने का इस चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी तब तक इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। इस चार्टर के मिलने के बाद कंपनी समुद्र के रास्ते भारत में जो है नए इलाकों की खोज में निकल जाती है और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचने के जो उनके जो उद्देश्य थे वो अलग अलग जो है जो समुद्र पार करके मतलब जब ये व्यापार के लिए निकले थे तो इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि अलग अलग देशों से जो है सस्ती कीमतों में वस्तुओं को खरीदना और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना था। कंपनी को दूसरी ओर व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी भय नहीं था, क्योंकि उस समय जो व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी थी जो है प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। तो यहाँ पे जो है प्रतिस्पर्धी न हो तो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। तो जो है लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जब ये भारत आई थी तो एक हॉकिंस थे, ये जहाज़ के कैप्टन थे, तो उनके नेतृत्व में ये भारत में आई थी। तो इसके जब ये भारत में आए तो इनके सबसे पहली जो चुनौती सामने आई थी वो थी जो यहाँ पे मुग़ल बादशाह थे उनके व्यापार की अनुमति लेना। लेकिन शाही दस्तावेज दूसरे व्यापारिक ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकते थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आ चुके थे। हम जानते हैं कि 1498 में पहली बार पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा थे वो भारत में आए थे और यहाँ पर इन्होंने मसालों का व्यापार किया था और बाद में यहाँ से सस्ती कीमतों पर मसाले जो है खरीद कर यूरोप में जाकर ऊंचे कीमतों पर बेचे थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशते हुए भारत आए थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी जो है अपना व्यापार करने के लिए
भारत में आ गए थे। समस्या जो सबसे बड़ी उस समय में थी, यह समस्या था कि जो सारी कंपनियां थी वो एक ही चीज़ को खरीदना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में सबसे जो भारत का बाजार था वो यहाँ पे बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी यूरोप में, और जो भारत में सबसे ज़्यादा यह मिलता था। इनके अलावा यहाँ पे मसालों का बहुत ज़्यादा व्यापार था। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जो है यहाँ पे जो भारत था उसमें व्यापार था, तो यूरोप में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि पुर्तगाली व्यापार के लिए आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांसीसी आए थे, डच आ गए थे, तो इससे जो है जो कीमतें हैं वस्तुओं की वो बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद जो व्यापारिक कंपनियां थी यहाँ जो समुद्र के रास्ते यहाँ पे आई थी, तो लिहाजा बाजारों में कब्जे की छोड़ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि कई सारी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आ गई थी, तो आपसी मतभेद इनमें होने लगा था। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जहाज डुबो देती थी, और या फिर रास्ते में रुकावटें खड़े कर दी, जो रुकावटें थी वो खड़ी कर देती थी, या माल लदे जहाज़ों को आगे नहीं जाने देती थी। इसके बाद यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया था, और अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण ही जो स्थानीय शासक थे उनका भी टकराव आपस में होने लगा था। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना जो कंपनी थी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भारत में अलग अलग कंपनियां आई थी तो व्यापार के लिए भारत में आई थी, तो यहाँ पे जो है सबके लिए एक ही चुनौती थी कि मुग़ल बादशाहों से व्यापार की अनुमति लेना। लेकिन जो यहाँ चाहे वो फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जो पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, फिर फ्रांसीसी आए, फिर जो है डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो इनमें जो खास तौर पर जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच में मतभेद भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि दोनों ही जो है यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो है अपने व्यापार की शुरुआत करती है। सबसे पहले 1651 में जो है जो ईस्ट इंडिया थी, हुगली नदी के किनारे जो है एक कंपनी शुरू हुई थी, और कंपनी के व्यापारी इसी से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी होते थे, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर कंपनी के अपने दफ्तर भी होते थे, जहाँ पर अफसर बैठते थे, और जो है धीरे धीरे ये व्यापार जो कंपनी थी ये अपने व्यापार को फैलाने लगी थी। सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित करने लगी थी, ताकि जो है आसपास का जो व्यापार है वो कंपनी का जो व्यापार है वो बढ़ना शुरू हो जाए। 1696 तक कंपनी ने जो है जो आबादी है वो चारों तरफ आबादी कंपनी के आसपास बस गई थी, तो उसके आसपास जो है किले बनाना भी शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव भी जमींदारी के रूप में खरीद लिए थे, और बाद में जो है इनमें से एक गांव कालीकट भी था, जिसे बाद में वर्तमान में कलकत्ता भी कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, तो इनके सबसे बड़ा जो चुनौती थी वो यही थी कि मुगल बादशाहों से बिना किसी कर के जो है व्यापार करने की हमें अनुमति मिल जाए, और उन्हें बाद में जो है मुगल बादशाह जो हुए हैं उनसे अनुमति मिल भी गई थी। कंपनी ने जो है धीरे धीरे जो रियायतें थी मुगल बादशाहों से रियायतें थी, चाहे वो व्यापार में जो व्यापार था बिना करके जुटाना हो, या फिर अपने किले बनाना हो और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाना हो, तो जो है उन्हें रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है कंपनी उठाने लगी थी।
औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार करते थे उन्हें कोई छूट जो है मुगल बादशाह थे, जो फरमान उनके द्वारा निकाला जाता था, उन्हें नहीं मिली थी। बाद में इन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था और इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान ने बहुत ज़्यादा उस समय विरोध भी किया था। अब बात करते हैं व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में हम जानते हैं कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी और बाद में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय कई अक्षेत्रीय ताकत भी थी, जो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान थे, उसके बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने थे। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनियों को जो रियायतें थी, जो अक्सर जो मुग़ल बादशाह उस समय हुए हैं, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को व्यापार कर में व्यापार जो छूट था, कर में छूट दे दी थी। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। इन्होंने व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने भी मांगे थे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था। इससे जो कंपनी थी, जो किलेबंदी वो करती थी, इसको बढ़ाने पर भी जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने रोक लगा दी थी और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी थी कि इस वजह से बंगाल सरकार की वसूली कम होती जा रही है। अब नवाबों की जो ताकत थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को जो है तैयार नहीं थी। अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखना नवाबों को शुरू कर दिया था और अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास भी करना शुरू कर दिया था। कंपनियों का यहाँ पे कहना था, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने व्यापार को इन्होंने बढ़ा लिया था, क्योंकि इन्हें करों में छूट मिल गई थी। आपसी जो मतभेद जो मुग़ल जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो है आपसी मतभेद उनमें देखने को मिला था, तो अंग्रेज़ों ने इसका भी फ़ायदा उठाया था। तो इससे जो है कंपनी बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हो गई थी। कंपनी का यहाँ पे कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और यहीं पर जो है व्यापार कभी भी जो है अच्छी तरह से नहीं चल सकता। और इन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अपना जो शुल्क है वो हटा ले। इसके बाद जो है धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी थी, गांव खरीदने शुरू कर दिए थे, किलों का जो है पुनर्निर्माण शुरू हो गया था और यह टकराव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके बाद इस टकराव के कारण ही प्लासी का जो युद्ध है वो शुरू हो जाता है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला हम जानते हैं बंगाल के नवाब बने थे और कंपनी को सिराजुद्दौला की जो ताकत थी वो उनसे काफ़ी बेहतर था, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो है शासक रहे हैं। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली जो है नवाब चाहती थी, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है कंपनी की बातों को नहीं मान रहा था। इन्होंने जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने कंपनी की जो किलाबंदी कंपनी कर रही थी उस पर भी रोक लगा दी थी, कर पर जो है छूट नहीं दी थी। तो इससे जो है कंपनी को जो है अपना अपमान लगा था। तो इसी को देखते हुए जो है, क्योंकि कंपनी चाहती थी बंगाल में एक कठपुतली नवाब जो उनकी बातों को माने, ऐसी व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में जो है आनाकानी ना करे। मतलब कंपनी जो भी उन्हें कहे, चाहे वो व्यापार में कर की छूट हो या फिर जो रियासतें थी उनसे कर वसूलने का अधिकार कंपनी अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वो इन्हें यह अधिकार नहीं दे रहे थे। और बाद में जो है सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे, किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी का यह कहना था कि अगर जो है अपने हिसाब से कठपुतली नवाब अगर हमें जो है चाहिए, तो हमें अब जो है एक जो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी हो उसे नवाब बंगाल का नवाब बनाना होगा। कंपनी को इसमें कामयाबी नहीं मिली थी और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया था कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में जो है हस्तक्षेप करना बंद कर दे और इससे जो किलेबंदी है उससे भी रोके और बाकायदा राजस्व जो कर है वो भी चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थी तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर जो कंपनी थी अंग्रेजों की उस पर हमला कर दिया था और नवाब की फौज ने कंपनियों के अफसरों को
गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जो गोदाम है उस पर भी ताले लगा दिए गए थे और जो अंग्रेज़ों के पास हथियार थे वो भी छीन लिए गए थे और जो जहाज थे जिन पर माल लद कर जाता था अंग्रेज़ों का उन्हें भी पूरी तरह से घेर कर रोक दिया गया था। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे जो है मतलब जो नवाब था सिराजुद्दौला उसने कंपनी जो कलकत्ता में जो इनकी कंपनी स्थित थी उसके किले पर भी कब्जा करने के लिए अपनी सेना का रुख किया था। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर मद्रास में तैनात जो कंपनी के अफसर थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया था और इस सेना को सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी क्योंकि जो इनके एक सेनापति थे मीर जाफ़र उन्होंने जो है कंपनी का इसमें साथ दिया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो मीर जाफ़र थे उन्हें बंगाल का नवाब बनाने का जो है लालच दिया था। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है जैसे कि हमने अभी जाना है कि उन्होंने जो है मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच दिया था तब क्योंकि जो मीर जाफ़र थे सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद इसमें जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला की जो है मृत्यु हो जाती है और बाद में कंपनी जो मीर जाफ़र थे उन्हें बंगाल का नवाब बना देती है। प्लासी की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में यह कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि जो मुगल शासक हुए हैं खासतौर पर जो बंगाल के जो ये नवाब थे सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया था और कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। इसके बाद जो स्थानीय शासकों की मदद के बिना जो है लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी, ये कंपनी का मानना था। और जल्दी ही कंपनी को जो है यह भी लगने लगा था कि जो है हम कठपुतली नवाब जो है हम बना देते हैं तो कंपनी के इशारों पर ये चलते तो रहेंगे लेकिन इन्हें प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना भी जरूरी है। इसके बाद जो है मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था और कंपनी ने बाद में मीर कासिम को नवाब बना दिया था। मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब बना था तो मीर जाफ़र जब कंपनी का विरोध करना जो है इसने शुरू कर दिया था तो इसके जो दामाद थे मीर कासिम उन्हें जो है नवाब बना दिया था। लेकिन बाद में मीर कासिम से परेशान होकर क्योंकि मीर कासिम ने भी कंपनी का विरोध किया था, इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर के उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया था और मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया था। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी ने देना शुरू कर दिया था। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतें अन्य खर्चे को पूरा करने के लिए पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का जो बंगाल प्रांत है उसका दीवान नियुक्त कर दिया था। दीवानी मिलने के बाद बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था क्योंकि हम जानते हैं कि जब मीर जाफ़र को जो है जो मीर जाफ़र थे इन्हें गद्दी से हटाया गया था, यानी जो बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन बाद में जो है मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को जो है नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफ़र ने जो उस समय मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और जो है उनसे मदद मांगी थी। तो वो डायरेक्ट तो जो है मतलब सीधे तौर पे तो जो
जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें सीधे तौर पे तो इन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने जो है मीर जाफ़र की जो है इस युद्ध में 1765 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें जो है मदद की थी। लेकिन बाद में इसमें मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और बाद में शाह आलम द्वितीय को जो है जो अंग्रेज़ थे वो अपने जो उनका क्षेत्र था वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं और जो शाह आलम द्वितीय हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और बाद में जो कर वसूली का अधिकार था, चाहे वो बंगाल का प्रांत मतलब जो बंगाल प्रांत था उसका हो या फिर जो जहाँ शाह आलम द्वितीय का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में करके वहाँ की जो कर वसूली का अधिकार था वो भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। उसके बाद 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार जो है कंपनी का बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लानी शुरू हो गई थी। सोने और चांदी के बदले जो है जो चीज़ें थी ब्रिटेन की, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे थे और ब्रिटेन में जाकर जो है उसे एक अच्छी तरह से जो है बनाकर वापस भारत में ही ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इसके बाद ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की जो है जो निकासी है वो कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन ने सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही थी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी ने अपने खर्चे चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजस्व जो कर था वो वसूलना कंपनियों ने शुरू कर दिया था। चाहे वो किसानों से कर हो, फसलों पर कर हो, तो बहुत ज़्यादा कर इन्होंने वसूलना शुरू कर दिया था। तो इससे ही जो है इनके खर्चे जो है चल सकते थे। इस कमाई से कंपनी ने भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकते थे और अपनी फौज को संभाल सकते थे। कलकत्ता में किलो दफ्तरों के निर्माणों की लागत जो है इन जो कर ये वसूल रहे थे राजस्व कर, उनसे ये उठाने लगे थे। कंपनी के अफसर अब नवाब बनने लगे थे, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। बाद में मीर जाफ़र भी जो है मारे गए थे। तो इसके बाद जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि अब हमें ही अगर यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो जो है हमें ही नवाब बनना पड़ेगा। तो उनकी बातों के जो है अकॉर्डिंग ही बाद में जो है कंपनी के पास अब अपनी सत्ता और अपनी ताकत आ गई थी। इसके कुछ लेकिन जो इसके फ़ायदे थे वो कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह ही जीने का जो है इसमें ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए जो है वादे कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देना शुरू कर दे। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास जो अब चेन्नई है जो है आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से चला गया था। इसके बाद जो है गवर्नर के अपने दूसरे कार्यक्रम में उसने कंपनी के भीतर भी कई भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार था कंपनी में वो ख़त्म करने का काम जो है अन्य जो गवर्नर थे उन्हें सौंप कर गया था। 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जो है जो वहाँ की संसद थी ब्रिटिश संसद, उसमें जो है भ्रष्टाचार के अपने जो आरोप उस पर लगाए गए थे उसकी सफाई देनी पड़ी थी। इसके बाद जो है 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर जो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही जो है मौत इनकी हो गई थी, ज़्यादातर जो कंपनी के अफसर थे। इसके अलावा जो भ्रष्ट और बेईमान जो है मानना भी इन्हें सही नहीं था और बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से भी आते थे। कुछ ऐसे अफसर भी थे जो मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है भारत में रह रहे थे और ठीक ठाक यहाँ पर अपना पैसा कमा रहे थे और वो अपनी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है आराम से जो है व्यतीत करना चाहते थे। इसके बाद यह जो अगर हम नवाब पद की शब्द की इसकी बात करें तो नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। लोग अक्सर नए अमीरों और जो हैसियतों में रातों रात ऊपर होने वाले लोगों में देखने लगे थे और जो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग गवर्नर जनरल आए या फिर अफसर आए। पहले जो है जैसे बंगाल के नवाब थे उन्हें नवाब कहा जाता था और बाद में यही जो पद था नवाब उसे बाद में अफसर जो है इन्होंने कहना शुरू कर दिया था।
अब कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर जो है कब्जा कर लिया गया था। जो इलाके थे, अनजान इलाकों में कंपनी ने सीधे सैनिक हमले नहीं किए थे। उसने किसी भी भारतीय रियासत या अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करने शुरू कर दिए थे और ये कंपनी के जो राजनीतिक जो वैश्विक प्रतिनिधि जो है, जो ये रेजिडेंट थे, ये होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो कंपनी के जो भारतीय राज्य थे उनमें जो है जो भीतरी मामले थे उनमें दखल देना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है जैसे कि अगला राजा कौन होगा या फिर उसे किस पद पर बैठाया जाएगा, इसके जो है जो अफसर थे, अंग्रेजी जो अफसर थे, उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कई बार कंपनियों ने रियासतों के साथ सहायक संधि भी जो है की थी और जो रियासतें थी इस बंदोबस्त को मानकर मतलब जो रियासतों के जो नवाब थे वो इस बंदोबस्त को मान लेते थे। और जो है अगर हम सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि थी कि कोई भी जो नवाब थे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। और अगर बाहर से जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका कहना था कि सहायक संधि के अगर हम बात करें तो सहायक संधि के अनुसार जो अंग्रेज थे उनका कहना था कि अगर बाहर से भी कोई हमला होता है तो आप जो है उनकी सहायता ना करके हमारी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल जो 1798 से 1805 थे तब तक रहे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना जो है पड़ गया था क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में सक्षम नहीं थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके अंग्रेजों ने छीन लिए थे। अगर हम रेजिडेंट की बात करें, रेजिडेंट की क्या ताकत थी, इन्हें कंपनियों के द्वारा नियुक्त किया गया था। और रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, वो लिखते हैं, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल है। उनका कहना था कि जो रेजिडेंट है रियासत का राजा होता था, हम उन्हें अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह निस्त्र रहता था, रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के जो मतलब ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग काम करते थे तो चीज़ें आराम से चलती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था और जब भी कुछ अलग होता था यानी जो नवाब थे वो अलग होना शुरू कर देते थे या फिर कोई राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी तो टकराव और उथल पुथल पैदा होता था। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया था। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के जो मैसूर है वहाँ के हैदर अली शासन, अगर इनकी शासन की बात करें तो 1761 से 1782 तक जो उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान, 1782 से 1799 जैसे शासकों ने जो है मैसूर का नेतृत्व किया था। मैसूर की तरफ से मलाबार तट पर होने वाले जो व्यापार था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। बाद में 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था और टीपू ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर लिया था। सुल्तान के ये सुल्तान के कदम थे, चाहे वो जिस तरह से जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, इन्होंने जो है अपनी जो सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, क्योंकि हम जानते हैं जो विदेशी जो ये
अंग्रेज आए थे, चाहे वो फ्रांसीसी हो या फिर जो अंग्रेज थे वो आए थे, तो इनके पास अपनी जो आधुनिक हथियार थे वो इनके पास थे। तो जो है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी जो सेना थी उसमें आधुनिकीकरण कर लिया था। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए थे और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्हें जो टीपू सुल्तान थे और बहुत ज़्यादा खतरनाक और घमंडी दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, 1767 से 79 और 1780-84 और 1790 से 92 और 1799। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को जो है सफलता मिल गई थी और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान इसमें मारे गए थे। इसके बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोड़ियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। हम ये एक खिलौना देख पा रहे हैं, इसमें यह टीपू के एक विशाल के मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें जो है एक नकली शेर है, यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता तो नकली शेर दहाड़ता था, उस सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। इस वक्त जो ये खिलौना है वो लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए थे। अब मराठे 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने मराठों की जो ताकत थी उस पर भी जो है काबू और ख़त्म करने के बारे में जो है कंपनी सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठा थे उनका सपना टूट जाता है। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे और पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और जो प्रशासकीय प्रमुख था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को कंपनी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और 1782 में पहला युद्ध सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें कई पक्ष जो है इसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। और दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5, इसमें जो है कई मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो है उड़ीसा और यमुना के जो उत्तर स्थित आगरा व दिल्ली वाला जो भूभाग है उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद 1817 से 19 का जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, मराठों की ताकत को पूरी तरह से इसमें जो है अंग्रेजों ने कुचल दिया था और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया था। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी अपना नियंत्रण कर चुकी थी। इसमें 19वीं जो सदी थी उसकी शुरुआत से कंपनी अंग्रेजी विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। 1813 से 1823 तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। ये इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। यहाँ पे कंपनी अपना दावा करती थी कि उसकी सत्ता सबसे सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी भी देती थी। इसके बाद जो है अंग्रेजों की नीतियाँ अलग जो है बाद में अलग अलग नीतियाँ देखने को मिली थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरा कोटक से नहीं चली थी। अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल जो कर्नाटक में के एक छोटा सा राज्य है उसमें भी अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ की जो रानी थी चेन्नम्मा ने हथियार वहाँ पे उठा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है इसने आंदोलन छेड़ दिया था। 1824 में जो है अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1829 में जेल में ही चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई थी।
चिन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा था और जो रायन्ना थे उन्हें जो है आसपास का पूरा समर्थन, जो आसपास के लोग थे उन्हें उनका पूरा समर्थन रायन्ना थे उन्हें मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश विरोध दस्तावेजों को इन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और अंग्रेजों ने जो है पकड़कर 1830 में इन्हें फांसी दे दी थी। 1830 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूस के प्रभाव से बहुत मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रूस का प्रभाव जो है भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो इससे जो है ये डरने लगी थी और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम का जो इलाका था भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। और इसी डर के कारण जो है अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था। बाद में 1843 में सिंध में इन्होंने कब्जा कर लिया था और इसके बाद क्योंकि जो पंजाब का इलाका था यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने जो है महाराजा जो रंजीत सिंह थे वहाँ पर कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है कंपनी का सामना पूरे डट कर किया था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाई हुई थी और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं विलय नीति की। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बने थे और इनके शासनकाल में जो है विलय नीति अपनाई गई थी। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय नीति का नाम दिया गया था। यह इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई जो है मतलब कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी जो है पूरी रियासतें हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी का जो है जो उसकी रियासतें हैं वो कंपनी का हिस्सा हो जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 उसमें जो है अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका दत्तक पुत्र था, उनका अपना कोई पुत्र नहीं था। तो डलहौजी की इस हड़प नीति के तहत, विलय नीति के तहत जो है जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, तो इसके तहत जो है उनकी जो रियासतें थी वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहे थे। हालांकि जो है जो झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, वो उसने जो है अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है अंग्रेजों का डटकर सामना किया था, जिसमें उनकी मृत्यु भी बाद में हो गई थी। इसके बाद 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था और अंग्रेजों ने तर्क दिया था कि उनका कहना था कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया था उसे देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया था और अवध के लोग भी 1857 का महान विद्रोह था उसमें शामिल होने लगे थे। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों में रहे हैं जिन्होंने कंपनी की ताकत बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है मदद की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी ने बंगाल, मुंबई और मद्रास में अपनी सत्ता जो है हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके जो थे मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। जो ये तीनों प्रेसिडेंसी थी इनका अपना एक शासन गवर्नर जो है अलग अलग जो है अपने पास एक शासन गवर्नर होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार जो है यहाँ पे किए थे। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार जो है खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। यहाँ पे जो है हमें कुछ ये सब देखने को मिल रही है। काजी
एक न्यायाधीश, मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग: जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन था, जो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था, इसे ही महाभियोग कहा जाता है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था जो है जो वारेन हेस्टिंग्स ने इसने शुरू की थी, और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आती थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इसमें जो है ब्राह्मण जो पंडित धर्मशाला की अलग अलग शाखाएं जो है इसमें थी, और इसी हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग जो है ये व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था, और एन बिल हाल्ड हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाद में 1778 तक जो है यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी उस समय जो है स्थापना की गई थी। हम जानते हैं कि भारत के वर्तमान में भी अगर हम देखें तो कलेक्टर जो है जिले का सबसे बड़ा जो है पद होता है, जैसे कि हम देखते हैं नाम से ही पता चलता है, और उसका मुख्य जो काम है वो लगान इकट्ठा करना। लगान मतलब जो कर है उसका जो है उसे इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगों की सहायता से जो है जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही इसका कार्य होता है। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। कंपनी की फौज: कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन जो असली सत्ता थी सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी मुगलों के पास। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में जो है सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जो जमींदार थे मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही जो सिपाही थे वो मुहैया कराते थे। 18वीं सदी थी उसमें जब अवध और बनारस जैसी जो रियासतें थी किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की थी तो उसने यह भी तरीका अपनाया था। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, वो आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जो है तकनीकें बदलने लगी थी। कंपनी सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जो है ज़रूरत जो अंग्रेजी कंपनी थी उनमें कम होने लगी थी, और इसकी वजह से ही ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र तक भी जो है ये लड़ रहे थे। जहां सिपाही मस्केत तोड़कर बंदूक और मैचलोक से लैस होते थे, कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 1820 का जो दशक था, जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी थी, हम जानते हैं कि घुड़सवार जो टुकड़ियाँ थी उसकी ज़रूरत कम होने लगी थी इनके लिए। लेकिन बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज जो है सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे, और सिपाहियों को जो यूरोपीय ढंग था, मतलब जो उनके अपने तरीके थे उनके अनुसार ही जो है भारतीय जो सैनिक थे उन्हें प्रशिक्षण इन्होंने देना शुरू कर दिया था। हम जानते हैं कि जो अंग्रेज थे उनकी जो सेना थी जो वो ब्रिटिश से, हालांकि वो ब्रिटिश से सेना नहीं लेके आए थे, भारत के ही सब लोग थे, लेकिन वहाँ की जो उनके जो अभ्यास थे, प्रशिक्षण थे, जो सिपाही थे उन्हें देने का जो है वे भारत में भी सैनिकों पर, सिपाहियों पर अपनाने लगे थे, और उन्हें अनुशासन जो है इसमें सिखाया जाने लगा था।
इसके बाद ये कुछ वर्ड है हमारे सामने। धर्मशाला संस्कृत की कैसी करतिया है, सामाजिक तौर तरीके आचरण के सिद्धांतों की इसमें व्याख्या की गई है। ये धर्मशाला जो है 500 ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, इसमें घुड़सवार कहा जाता है। मस्केट पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक है। मेचरोक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से जो है चिंगारी दी जाती थी। अब जो जीवन था वो यूरोपीय जो अंग्रेज थे उनके नियंत्रण में था। इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को जो है सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर लेते थे। इसमें जो है सिपाही इसमें अगर हम बात करें तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो है एकजुटता सिपाहियों जो इस मतलब जो सिपाही थे 1857 की जो क्रांति थी सिपाहियों की जो है इसमें देखने को मिली थी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, हम जानते हैं। और मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने ही जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू की थी। और बाद में जो है दिल्ली जाकर मुग़ल बादशाह थे जो उस समय बहादुर शाह जफ़र, उनसे जो है इन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन हालांकि उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में जो उनके जो नवाब थे बख्त खान, उन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हम जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति है आगे हम जो अध्याय आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये क्रांति 3 कारणों से हुई थी। आर्थिक जो कारण थे, किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, राजनीतिक कारण भी थे और जो है कुछ आर्थिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण भी थे। तो जो है इन सब के क्रांतियों के बारे में जो 1857 की क्रांति जो सिपाहियों के द्वारा की गई थी इसके बारे में हम जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब अगर इसमें निष्कर्ष की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम जानते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी थी, बाद में औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई नई तकनीक जो है इस जो प्रक्रिया थी वो जो है शुरू हो गई थी। समुद्र मार्ग से जो है भारत में पहुंचने में 6 से 8 महीने का जो उस समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में जो है पूरी जो उस समय करने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज अपनी नई तकनीकों की शुरुआत करने लगे थे। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। और देश के जो अन्य जो भूभाग था कंपनी का जो है वहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी देखा जा रहा था। और व्यवहारिक स्तर पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित जो है इन्होंने पूरी तरह से कर लिया था। तो ये आज का हमारा अध्याय था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।